हेलो गाइस, हमने एक नावल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 36। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। एंड्रू आज रात काम पर फंस गया है। इसने मुझे शाम के 6:45 एक अफसोस भरा मैसेज भेजा। काम में मसला हो गया है, मैं कम से कम 1 घंटे के लिए यहाँ फंसा रहूँगा, मेरे बगैर खा लेना। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, एहतियात से गाड़ी चलाना। लेकिन अंदर से मैं मायूसी में डूब गई। मैंने एंड्रू के साथ मैनहट्टन में रात के खाने का बहुत लुत्फ उठाया था और मैंने इस फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाए गए खाने में से एक को दोबारा बनाने की कोशिश की थी, स्टेक ओपावर। मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न को जो सुपरमार्केट से खरीदे थे काफी मत जटाने के बाद वहाँ वापस गई। बारीक कटा हुआ शैलेट, कॉर्नेक, रेड वाइन, बीफ ब्रॉथ और हैवी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल किए। इसकी खुशबू लाजवाब थी, लेकिन ये 1 या 2 घंटे तक महफूज नहीं रह सकती थी। स्टेक को दोबारा गर्म करने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने शानदार खाने को अकेले ही खा लूं, और अब ये मेरे पेट में किसी पत्थर की तरह बैठा हुआ है जबकि मैं टीवी चैनल्स बदल रही हूँ। मुझे इस घर में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। जब एंड्रू यहाँ होता है तो ये घर इसका लगता है, जो कि हकीकत में है भी, लेकिन जब वो नहीं होता तो पूरा घर नीना की मौजूदगी से भरा हुआ महसूस होता है। इसका परफ्यूम हर दर्ज और कोने से निकलता महसूस होता है, जैसे इसने जानबूझकर अपनी खुशबू से इस जगह पर कब्जा जमा लिया हो, बिल्कुल किसी जानवर की तरह जो अपनी खुशबू से अपनी हदूद तय करता है। एंड्रू ने मना किया था, मगर मैंने फिर भी मार्केट से वापसी के बाद पूरे घर की गहरी सफाई कर डाली ताकि इसकी खुशबू से जान छूट जाए, मगर फिर भी मुझे वही खुशबू महसूस हो रही है। मार्केट में पैट्रिस जितनी भी बदतमीज थी, इसने मेरे लिए एक बड़ा एहसान किया। नीना मेरी निगरानी कर रही थी। मैंने इसके फोन में छुपा हुआ ट्रैकिंग ऐप एक ऐसे फोल्डर में पाया जहां मैं आमतौर पर कभी नहीं देखती। मैंने फौरन इसे डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल से ये एहसास नहीं जा रहा है कि वो मुझे देख रही है। मैं आंखें बंद करती हूँ और एंजो की आज सुबह की वार्निंग मेरे जहन में गूंजती है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। मुझे इसकी आंखों में खौफ नजर आया था जब हम बात कर रहे थे और नीना हमारे करीब से गुजरी थी। तुम बहुत बड़े खतरे में हो। मेरे अंदर घबराहट की एक लहर उठती है, लेकिन मैं खुद को संभालती हूँ। वो जा चुकी है, लेकिन क्या वो फिर भी मुझे नुकसान पहुँचा सकती है? सूरज गुरूब हो चुका है और जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी ही परछाई नजर आती है। मैं सोफे से उठकर खिड़की के करीब जाती हूँ। मेरा दिल तेज धड़क रहा है। मैं अपना माथा ठंडे शीशे से लगाकर अंधेरे में झांकती हूँ। क्या गेट के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है? मैं आंखें सुकेड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश करती हूँ, ये समझने के लिए कि कहीं मैं वहम तो नहीं कर रही। शायद मैं बाहर जाकर करीब से देख सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। वैसे भी दरवाजा बंद रखने का क्या फायदा जब नीना के पास चाबी है। मेरे ख्यालात का सिलसिला अचानक मेरे फोन की घंटी बजने से टूट जाता है। मैं जल्दी से कॉफी टेबल की तरफ बढ़ती हूँ ताकि कॉल उठा सकूं, मगर स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर देखकर मेरे माथे पर शिकन पड़ जाती है। मैं सर झटक देती हूँ। एक और स्पैम कॉल, यही तो रह गया था। मैं सांस खींचते हुए ग्रीन बटन दबाती हूँ, ये सोचकर कि शायद वही बोरिंग रिकॉर्ड शुदा आवाज सुनाई देगी, लेकिन इसके बजाय मुझे एक बिगड़ी हुई मशीनी आवाज सुनाई देती है, एंड्रू विंचेस्टर से दूर रहो। मेरा सांस रुक जाता है। नीना? यह आवाज किसी मर्द की थी या औरत की? मैं अंदाजा नहीं लगा पाती और ना ही इस बात की तस्दीक कर सकती हूँ कि ये नीना थी। फिर अचानक दूसरी तरफ से एक क्लिक की आवाज आती है और लाइन कट जाती है। मैं घबरा कर थूक निकलती हूँ। बस, नीना का खेल काफी हो चुका। कल से ये घर मेरा होगा। मैं ताले तब्दील करवाने के लिए किसी लॉक स्मिथ को बुलाऊंगी और आज रात मैं मास्टर बेडरूम में सोने वाली हूँ। ये गेस्ट बेडरूम वाला बकवास सिलसिला अब खत्म। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। एंड्रू ने कहा था कि वो ये ताल्लुक मुस्तकिल बनाना चाहता है, तो फिर ये मेरा घर भी हुआ। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हूँ, इन्हें एक वक्त में 2-2 कदम चढ़ती हूँ। मैं एटिक के घुटन ज़दा कमरे तक पहुँचती हूँ, मेरा बेडरूम। लेकिन आज के बाद ये मेरा कमरा नहीं होगा। मैं अलमारी से अपना एक सूटकेस निकालती हूँ और बिना ज्यादा सोचे अपने कपड़े अंदर फेंकना शुरू कर देती हूँ। आखिर मुझे सिर्फ एक फ्लोर नीचे ही जाना है। जाहिर है एंड्रू की इजाजत तो लेनी पड़ेगी नीचे किसी दराज को खाली करवाने के लिए, लेकिन वो मुझसे ये तवक्को नहीं रख सकता कि मैं हमेशा यहाँ ऊपर कैद रहूँ। ये कमरा तो जैसे अजियत खाना है। मिली, तुम क्या कर रही हो? मेरे पीछे से सुनाई देने वाली आवाज मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती है। मैं अपना सीना थामती हूँ और मुड़कर देखती हूँ। एंड्रू, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। वो मेरे सूटकेस की तरफ देखता है, इसकी नजरें मशकूक हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने हाथ में पकड़े हुए तमाम ब्रास झट से सूटकेस में फेंकती हूँ। मैंने सोचा कि नीचे शिफ्ट हो जाऊँ। ओहो, क्या ये ठीक है? मुझे अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है। मैंने फर्ज कर लिया था कि एंड्रू को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है।
میں اپنا ہونٹ اتنی زور سے کاٹتی ہوں کہ درد ہونے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، دراصل میں خود تم سے یہ کہنے والا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم واقعی ایسا چاہتی ہو یا نہیں. میرا تناؤ کم ہونے لگتا ہے اور میں آرام سے سانس لیتی ہوں. میں بالکل نیچے جانا چاہتی ہوں. آج کا دن کافی مشکل گزرا. آج تم نے کیا کیا؟ میں نے کافی ٹیبل پر اپنی کچھ کتابیں دیکھی تھی. کیا تم پڑھ رہی تھی؟ کاش آج کا دن صرف پڑھائی میں گزرا ہوتا. سچ کہوں تو میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. وہ ایک اور قدم قریب آتا ہے اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے میرے جبڑے کو چھوتا ہے. شاید میں تمہیں سب کچھ بھلا دوں. اس کے لمس سے میرے بدن میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو، اور وہ واقعی کر دیتا ہے.